Good morning, students. So in last lecture we have finished bioavailability. We had already finished rate of absorption, factors affecting bioavailability and all these things. Now today's lecture is concerned to distribution of drugs. As we know, after absorption, the drug will be distributed. It can be distributed throughout the body. Now it depends upon the nature of the drug. The pattern of distribution, as we had slightly discussed in last lecture, that some drugs may go and stay for some time, not permanently, temporarily, in certain tissues, say for example fats or muscles or eye or keratins, right? So what it is actually, it is distribution of drug. Well, distribution of drug is not the function of the drug. ये पर्पस नहीं था हमारा कि हमने किसी ड्रग को लिया है तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करा करके किसी जगह पे भेज दें, रिजर्व करा दें। तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन हो क्यों रहा है? तो पर्पस डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिकली ये होता है कि ब्लड उसको लेकर के मूव कर रहा है बॉडी के अंदर, और जहां पर उसको अपना टारगेट रिसेप्टर मिलता है, जहां पर उसको काम करना होता है, वो वहां पर जाता है, अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, अपना काम करता है, और फिर उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है, राइट? सो इन डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट एक्चुअली वी आर गोइंग टू learn, and what actually we are going to see how the drug is moving or staying anywhere. So we shall start this topic with certain areas of the body where the drug will be deposited for some time. Due to distribution, the drug will be deposited for certain moment of time, for few hours, for few days, or for few weeks, sometimes even longer. So we will see what all the cells, what all the tissues are there into which the drug may reach after distribution, and the drug may stay there. So we'll start with some examples. We'll have some compartments. We say it as reservoir compartments. Fine. So please note down the examples, some special compartments for drug distribution. Distribution of drugs. Special compartments जहां पर कि आपके ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट होकर के पहुंचेंगे। ड्रग का जो मेन स्टे रहेगा वो उसका सिस्टमिक सर्कुलेशन ही रहेगा बॉडी का, लेकिन इन जगह पर भी वो पहुंचेंगे, राइट? जो स्पेशल कंपार्टमेंट्स हैं, तो स्पेशल कंपार्टमेंट में हम कंसीडर कर सकते हैं, जो पहला स्पेशल कंपार्टमेंट हो सकता है हमारा, इट कैन बी लाइक फैट, फाइन, यानी ये जो एडिपोज टिश्यू होगा या फैट होगा, ये एक स्पेशल कंपार्टमेंट होगा जहां पर हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स वो जाकर के डिस्ट्रीब्यूट होकर के स्टे करेंगे। फैट में हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स ये पहुंचेंगे और स्टे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डीडीटी, जानते हैं डीडीटी? पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड में आप पढ़ते हैं डीडीटी, तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेंगे, डीडीटी। वी कैन हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स, बट वेल फॉर लर्निंग पर्पस और फॉर रिमेम्बरिंग पर्पस वी कैन हैव वन एग्जाम्पल, डीडीटी। ठीक है ना? इसमें होता क्या है कि ठीक है, डीडीटी हमारी बॉडी में पहुंचती है और डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो हमारे एडिपोज टिश्यूज और फैट में जाकर के स्टे करता है। ये जो स्टे है
एडिपोज टिश्यूज में, फैट्स में, ये लंबे टाइम तक होने जा रहा है। वाई? कल हमने डिस्कस किया था, एडिपोज टिश्यूज या फैट्स में अगर ड्रग पहुंच रहा है तो वो वहां से जल्दी नहीं निकल पाता है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि एडिपोज टिश्यूज और फैट्स में ब्लड का सप्लाई बहुत कम होता है, तो ब्लड की जो वॉशिंग है वो इतनी जल्दी नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, अगर स्टारवेशन होता है ना, वो जो इंसान है अगर वो अपना फैट लूज करता है, किसी भी वजह से लूज करे, तो जब फैट लूज करेगा तो उसके अंदर जो वो केमिकल, वो जो ड्रग जो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होकर के डिपॉजिट हुआ था, वो भी लूज होगा। जब वो लूज होगा तो वो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगा, ब्लड में आएगा, और अचानक से कॉन्सेंट्रेशन उसका बढ़ेगा। इट विल लीड टू टॉक्सिसिटी। इसी वजह से कई ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनमें जो फिजिशियंस होते हैं वो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फैट में जाकर के, एडिपोज टिश्यू में जाकर के डिपॉजिट होने वाला है और हम ड्रग की थेरेपी कर रहे हैं। कभी कभी हमने ड्रग की थेरेपी को डिसकंटिन्यू किया है, तो डिसकंटिन्यू करने के बाद भी अगर वो वेट लॉस करता है, फैट लॉस करता है, तो वो ड्रग अचानक से सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। तो वो एक अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन हो जाता है, साइड इफेक्ट आ सकता है उसका, क्योंकि टॉक्सिसिटी हो सकती है। ठीक है, तो फैट एज अ रिजर्वायर हुआ। देन दूसरा, ट्रांससेलुलर रिजर्वायर। ट्रांससेल्युलर रिजर्वायर। नाउ ट्रांससेलुलर रिजर्वायर का हम एक एग्जांपल कोट कर सकते हैं। यू माइट बी नोइंग अबाउट एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर पता है? आपकी आईज में ये एक्वस ह्यूमर बनता है। ठीक है, पीछे साइड में है एक्वस ह्यूमर। ये जो बनता है, आपकी आईज जो हमेशा वेट रहती हैं, गीली रहती हैं, या जो पानी आता है आंखों से, ये एक्वस ह्यूमर होता है। ये बनता है, स्टोर होता है, रिलीज होता है, ये प्रोसेस चलता रहता है। तो एक्वस ह्यूमर भी एक साइट है जहां पर कुछ ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट होकर के पहुंचते हैं और वहां पर स्टे करते हैं। से फॉर एग्जांपल क्लोरामफेनिकोल या प्रेडनिसोलोन। क्लोरामफेनिकोल है, प्रेडनिसोलोन। क्लोरामफेनिकोल एंटीबायोटिक कैटेगरी का ड्रग है, राइट। क्लोरामफेनिकोल के आई ड्रॉप्स भी आते हैं। अब देखो कितनी अच्छी बात है कि हमें आईज के लिए यूज करना है क्लोरामफेनिकोल को। ठीक है, वो जो बरसात के मौसम में हो जाता है ना, आंख आ जाना, राइट, फिर काला चश्मा पहनना पड़ता है कि कोई देख ना ले, वैसे किसी और को इन्फेक्शन ना हो जाए, तो उसमें वो व्हाइट कलर के, क्या बोलते हैं उसको, पिल्लू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छोटे छोटे ट्यूब, उसके अंदर क्लोरामफेनिकोल होता है। हाँ, आइस के जो कैप्सूल्स आते हैं वो यहाँ पे डाल लो। अब देखो कितनी अच्छी बात है कि आपको जो ड्रग है वो आइस के लिए लेना है, और जो आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होकर के रिजर्व होने जा रहा है थोड़े टाइम के लिए, वो भी आइस में ही हो रहा है, एक्वस ह्यूमर में। तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात नहीं है कि वहीं पर मिल रहा है उसको, तो काम वहां पर होता रहेगा। दूसरा प्रेडनिसोलोन है, ये स्टेरॉइड कैटेगरी का ड्रग है। प्रेडनिसोलोन के भी आई ड्रॉप्स आते हैं। आईज में रेडनेस आ गई, इचिंग हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इसके लिए आप प्रेडनिसोलोन यूज करते हैं। अगेन ये भी एक अच्छा एग्जांपल हो गया कि आप आंखों के लिए यूज भी कर रहे हैं और आपके आंखों के एक्वस ह्यूमर में वो डिस्ट्रीब्यूट होकर के जमा भी हो रहा है, तो दिस इज गुड, फाइन। देन अनदर एग्जांपल, बोन्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज। बोन्स
एंड कनेक्टिव टिश्यूज। देयर आर सेवरल ड्रग्स जो कि बोन्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज में जाकर के डिपॉजिट होते हैं। से फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन है, या हेवी मेटल्स लाइक लेड है, आर्सेनिक है, ये बोन्स में जाकर के डिपॉजिट होते हैं। टेट्रासाइक्लिन्स, हेवी मेटल्स लाइक लेड, आर्सेनिक। फाइन, डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये यहां पर पहुंच रहे हैं। फाइन, देन सम एंटी फंगल ड्रग्स, कल भी मैंने बताया था आपको, ग्रासियोफल्विन, ये कहां डिपॉजिट हुआ था? केराटिन सेल्स में, केराटिनाइज्ड सेल्स में, केराटिनाइज्ड टिश्यूज में, जैसे स्किन, नेल। तो ग्रासियोफल्विन डिस्ट्रीब्यूट होकर के स्किन एंड नेल्स में डिपॉजिट होता है। अब अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हो रहा है स्किन पर या नेल में, नाखून में फंगल इन्फेक्शन काफी होता है, और आपका जो ड्रग है वो भी उसी जगह पर जाकर के डिपॉजिट होगा, तो उसका जो स्टे है वहां पर रुकने का जो ड्यूरेशन है वो लंबा हो गया, तो वहां पर रह करके वो अपना काम भी करता रहता है। ये तो वर्क फ्रॉम होम वाली बात होगी, रहना वहीं, काम वहीं करना। सो दिस इज गुड। फाइन, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस स्पेशल कंपार्टमेंट्स, अब जो मेन जगह है जहां पर ड्रग को एक्चुअली होना चाहिए था, वो तो भटक गया था इधर उधर अभी, है ना, थोड़ा घूमने फिरने के लिए, मस्ती करने के लिए, कभी फैट में चला गया, कभी स्किन में, कभी नेल में, कभी बोन्स में, राइट, कभी आईज में, कभी लंग्स में, कभी मसल्स में हो जाता है। मसल्स में डिजॉक्सिन पहुंच जाएगा, वहां पर रुकेगा। हम डिजॉक्सिन वाला एग्जांपल आज लेंगे, उसका देखेंगे कि क्या गजब का इसका है हिसाब किताब डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट। तो अब हम इन स्पेशल कंपार्टमेंट से बाहर निकल करके आ जाते हैं अपने मेन कंपार्टमेंट में, जो कि एक्चुअली आपका ब्लड वेसल है, राइट। और ब्लड वेसल यानी वस्कुलर कंपार्टमेंट, यहां पर जो ड्रग आएगा उसका रिजर्वायर होगा। ये सारे जो अभी हमने डिस्कस किए, दोज वेयर रिजर्वायर फॉर द ड्रग्स, वहां पर वो ड्रग आकर के रिजर्व होकर के स्टे कर रहा था, यानी वो काम कुछ नहीं कर रहे थे। जिनको काम करना था वो फ्री फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में ब्लड में थे। लेकिन क्या ऐसा होता है हमेशा कि जो भी ड्रग ब्लड में होगा वो हमेशा ही फ्री फॉर्म में रहेगा? नॉट नेसेसरीली, थोड़ा बहुत बाइंड होगा, थोड़ा बहुत फ्री रहेगा। वो ड्रग्स जो फ्री हैं, उन्होंने किसी के साथ कोई भी बाइंडिंग नहीं की है, किसी टिश्यू के साथ कोई बाइंडिंग नहीं की, किसी सेल के साथ कोई बाइंडिंग नहीं की, किसी प्रोटीन के साथ बाइंडिंग नहीं की। जो फ्री हैं, काम वो करेंगे, वो जाएंगे, रिसेप्टर को ढूंढेंगे, एंजाइम को ढूंढेंगे, आयन चैनल्स को ढूंढेंगे, वहां बाइंड करेंगे और काम करेंगे। उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो होगा, उनका इफेक्ट शो होगा। लेकिन सारा का सारा ड्रग एक ही बार में एक साथ काम पे नहीं लग जाता है। ये एक सेटिंग है, नेचर ने ऐसा किया है। तो फिर क्या है एक्चुअली रीजन, क्या है कि सारा का सारा ड्रग एक साथ एक्टिव फॉर्म में, फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, जबकि वो ब्लड में है? इसका आंसर है ब्लड के अंदर ही रह करके वो ब्लड के कुछ प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर जाता है, राइट। तो ये जो प्रोटीन्स हैं ब्लड के, ये भी रिजर्वायर का काम करते हैं। टेम्पोररी है, शॉर्ट टर्म है, बट उसने बाइंड तो किया है ब्लड को। सो वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको
समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके कई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हैं, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है इस चीज का। नाउ ड्रग्स ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उनके साथ बाइंड करते हैं। फाइन, उस हिसाब से प्रोटीन्स, ये जो है ब्लड के प्रोटीन्स, इसके एग्जांपल्स एक तो है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, राइट। एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स का जो टारगेट ड्रग है वो है वीकली एसिडिक ड्रग। सारे वीकली एसिडिक ड्रग एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ आकर के बाइंड करते हैं। वीक एसिड्स और सम न्यूट्रल ड्रग्स ऑल्सो। वीक एसिड्स या न्यूट्रल ड्रग्स ये एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करेंगे। नाउ कैन यू गिव सम एग्जांपल ऑफ वीक एसिड्स? वीक एसिड्स का पहचान कैसे करेंगे? पोटेशियम एंड सोडियम सोल्ट वाले ड्रग्स, है ना, जैसे फेनिटोइन सोडियम, डाइक्लोफिनेक सोडियम, राइट, सोडियम सैलिसाइलेट, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये सारे वीक एसिड ड्रग्स हैं, राइट। तो वीक एसिड्स जैसे फेनिटोइन, देन सैलिसाइलेट्स, देन सल्फोनामाइड्स, ये ड्रग्स हैं। आपको एक दो भी अगर याद है तो आप कोट करने के लिए उसको यूज कर सकते हो, आपको सफिशिएंट होता। ये वीक एसिड्स हैं। इस तरह के जितने भी ड्रग्स होंगे वीक एसिडिक नेचर के ड्रग्स, वो ब्लड में पहुंच करके एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करेंगे। अब कितना बाइंड करेंगे ये एक अलग चीज है। फ्यू ड्रग्स दे कैन बाइंड अप टू 90%, 95%, 98%, इतना बाइंड कर जाएंगे। अगर 90% बाइंड कर गया ड्रग तो फ्री ड्रग कितना रहा? 10%। वो 10% ड्रग काम करेगा। जब उसका काम हो जाएगा, जब उसका मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा और उसका एलिमिनेशन शुरू हो जाएगा, तो ब्लड में उसके एक्टिव फॉर्म का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, बायो अवेलेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। तो उस जगह को भरने के लिए अब ये ड्रग्स जो बाउंड था, प्रोटीन बाउंड फ्रैक्शन जो था, अब वहां से धीरे धीरे वो रिलीज होगा ताकि कंपनसेट करता रहे। काम रुकना नहीं चाहिए। जो फ्री था उसने काम कर लिया, वो चला गया, जा रहा है वो छोड़ करके, तो उसकी जगह को फिल करने के लिए जो बाउंड पोर्शन था अब वो वहां से धीरे धीरे रिलीज होगा और रिलीज होकर के ब्लड में आता रहेगा, फिर काम करेगा, मेटाबॉलिज्म होगा, एक्सक्रीशन होगा, उसके बाद फिर थोड़ा सा आएगा। तो ये चलता रहता है। तो प्रोटीन बाइंडिंग से क्या होता है कि आपका जितना ज्यादा प्रोटीन बाइंडिंग होगा, आप ये मान करके चलिए कि उस ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उतना ही ज्यादा होगा। अगर प्रोटीन बाइंडिंग बहुत कम है, इसका मतलब है मैक्सिमम पार्ट ड्रग का फ्री था और उसने काम कर लिया। जितनी भी देर में उसको अपना काम निपटाना था, 2 घंटे में, 4 घंटे में, वो निपटा करके मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग निकल गया, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उसका कम हो जाएगा। हाइयर द प्रोटीन बाइंडिंग, लॉन्गर विल बी द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। लेसर द प्रोटीन बाइंडिंग, लेसर विल बी द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक है, तो एक एग्जांपल हो गया एल्ब्यूमिन प्रोटीन का। ना दूसरा प्रोटीन है अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, ये दूसरा है जिससे कि हमारा ड्रग बाइंड करता है। नाउ ये जो प्रोटीन है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन,
ये वीकली बेसिक ड्रग्स को बाइंड करता है। दिस प्रोटीन इट बाइंड्स वीकली बेसिक ड्रग्स और समटाइम्स न्यूट्रल ड्रग्स। लिख क्यों नहीं रहे? फाइन। नाउ वीकली बेसिक ड्रग्स के एग्जांपल, क्लोराइड, सल्फेट, यही है। से फॉर एग्जांपल क्विनीन, क्विनीन हाइड्रोक्लोराइड होता है ना। प्रोप्रेनोलॉल, so these are weakly basic drugs and they bind to alpha 1 acid glycoprotein. फाइन। अभी और भी कुछ चीजें हैं जहां पर के ये ड्रग्स बाइंड करेंगे। ये तो जो मैंने आपको दो एग्जांपल दिए, एल्बुमिन और अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। इसके अलावे भी हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो टिश्यू प्रोटीन्स या न्यूक्लियर प्रोटीन्स कहे जाते हैं। टिश्यू प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियो प्रोटीन्स। ड्रग्स इनसे भी आकर के बाइंड करते हैं, राइट। देखो, अगर ड्रग ब्लड के अंदर है तो वो ब्लड के एल्बुमिन या अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड कर जाएगा अपने अपने नेचर के हिसाब से। लेकिन अगर उस ड्रग की मजबूरी है कि वो सिर्फ वहीं तक लिमिट नहीं रह सकता है, उसको बाहर भी जाना पड़ेगा, तो बाहर जाने के बावजूद उसको किसी न किसी प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। टिश्यू प्रोटीन्स और न्यूक्लियर प्रोटीन्स ये एग्जांपल हैं। मतलब ये हुआ कि वो जो ड्रग है, दैट ड्रग इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू योर वस्कुलर कंपार्टमेंट, योर ब्लड वेसल, कैपिलरीज, वहां तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है वो। उसका लिमिटेशन कुछ और है, कुछ और बड़ा। तो वो जो टिश्यू प्रोटीन्स हैं वो आपको ब्लड वेसल्स के, ब्लड कैपिलरीज के बाहर मिलेंगे। से फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टीन नाम का एक प्रोटीन होता है, ट्रांसपोर्टीन, ये एक प्रोटीन है और ये ग्लोब्यूलिन नेचर का प्रोटीन है। ट्रांसपोर्टीन, इट इज ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ड्रग की एक कैटेगरी है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। ड्रग की एक कैटेगरी है कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स। हैव यू हर्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स? corticosteroids, these corticosteroids have the tendency to go beyond the vascular compartment and they will go and bind to transporting protein. ठीक है। Then certain antigens they bind to one more protein is there, gamma globulin. There is a protein gamma globulin. कुछ एंटीजेंस हैं वो इस प्रोटीन से बाइंड करेंगे।
अभी तक हमने जो भी चीजें डिस्कस की है, ये एग्जाम्पल्स थे। डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ड्रग्स अगर पहुंच रहा है कहीं पर, तो वहां पहुंच करके किसके पास पहुंच रहा है, कौन उसको शरण देगा कि आ जाओ ठीक है मेरे घर में आके रुक जाओ, एक आध दो टाइम का खाना वाना खा लेना फिर चले जाना। तो ये लोग ट्रांसपोर्टिन हो, अल्फा ग्लोब्यूलिन हो, एल्बुमिन हो, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन हो, स्किन हो, बोन हो, फैट हो, आइज हो, मसल्स हो, ठीक है, दे बिहेव एज अ होस्ट कि ठीक है आ जाओ मेरे पास रुको, चले जाना बाद में, काम ही तो करने जाना है, चले जाना, राइट। अब हम समझेंगे कि भाई ये जो चीजें हैं, जो भी ये बाइंडिंग वाइंडिंग जो हुई, कि क्या ये ऐसे ही हो रहा है या इसका कुछ मतलब है, या हम इसका कुछ क्लिनिकल फायदा ले सकते हैं, या इसका कुछ नुकसान हो सकता है। तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई कहीं इसका नुकसान तो नहीं है, मतलब हमें इसकी नॉलेज रखनी पड़ेगी कि कहीं और कोई नुकसान हो ना जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फैक्ट है कि ये होता है। तो हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लेंगे कि ये जो प्रोटीन बाइंडिंग हुई या फिर कहीं पर जाकर के वो स्टे कर गए, तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। अब इस क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में हम कई सारी चीजें इसका आउटकम निकालेंगे। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, तो एक बात हमें समझाइए, अभी जो लास्ट में हमने एग्जांपल लिया था ना, सर्टेन टिश्यू प्रोटीन्स, न्यूक्लियर प्रोटीन्स, ये बहुत माइनर होता है, ज्यादा नहीं होता है, इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है, तो लास्ट वाला आप भूल जाओ फिलहाल। अब मुझे ये बताओ कि हमने प्रोटीन बाइंडिंग का जो डिस्कशन किया, उसमें हमने जो प्रोटीन्स लिए वो प्रोटीन्स कहां थे, प्लाज्मा में थे, ब्लड में थे। और ब्लड कहां है, ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड कैपिलरीज में, जिसको आप बोलते हैं वस्कुलर कंपार्टमेंट, राइट। तो अगर मैं आपको यह बोलूं कि एक ड्रग हाईली प्रोटीन बाउंड है, हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग, वेयर इट शुड स्टे, आपको कहां मिलेगा फिर ये। अगर हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग है, इसका मतलब है कि ये ब्लड के प्लाज्मा के किसी न किसी प्रोटीन से बाइंड किया है, एल्बुमिन से या अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से। वीकली एसिडिक था तो एल्बुमिन से, वीकली बेसिक था तो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से, न्यूट्रल दोनों में से किसी से भी कर लेगा। तो अगर हाईली प्रोटीन बाउंड है 70%, 80%, 90%, 95%, तो इसका मतलब हुआ कि ड्रग आपका वस्कुलर कंपार्टमेंट में है, राइट। रिमेन्स इन वस्कुलर कंपार्टमेंट। ठीक है, अब अगर हम आपसे यह पूछें कि इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इसके बाद का टॉपिक हमारा जो है वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, बट हम यहां पर इस बात को भी छेड़ दे रहे हैं। तो हम आपसे अगर ये पूछें कि हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको वस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर ही मिल जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर मिल जाएगा, ब्लड कैपिलरी के अंदर मिल जाएगा, तो आपके हिसाब से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, हम ऑप्शंस देंगे। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसका कैसा होना चाहिए, वेरी हाई। वेरी हाई का मतलब है मोर देन 20 लीटर, ठीक है, मोर देन 20 लीटर पर केजी बॉडी वेट। या मॉडरेट रहेगा,
मॉडरेट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, जो कि तकरीबन 15 लीटर के आसपास होता है, या स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो कि आपका जो ब्लड का प्लाज्मा है, ब्लड कितना होता है वाटर इसमें, आपके बॉडी में कितना होगा ब्लड, कितना लीटर, 4 लीटर मोर और लेस इतना ही है। यानी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इंडिकेटर है ब्लड प्लाज्मा का वॉल्यूम का, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 लीटर। नाउ माय क्वेश्चन वाज, अगर एक ड्रग बहुत ज्यादा प्रोटीन बाउंड ड्रग है तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? स्मॉल होगा, करेक्ट। यानी उस ड्रग को खोजने के लिए आपको कहीं और जाना नहीं है, आपको वो ड्रग ब्लड में मिल जाएगा, वो और कहीं जा ही नहीं सकता है। ये उसकी टेंडेंसी है, उसकी मजबूरी है, उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉल है तो वो ब्लड में ही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर गलती से टॉक्सिसिटी हो गई उस ड्रग की, किसी वजह से उस ड्रग की ओवरडोजिंग हो गई, टॉक्सिसिटी हो गई, तो आपको क्या करना चाहिए? यहां पर हम लोग क्या करते हैं ब्लड की सफाई के लिए? हीमोडायलिसिस करते हैं। तो आप हीमोडायलिसिस कर सकते हो, ठीक है। यानी अगर एक हाई प्रोटीन बाउंड ड्रग है, अगर उसकी टॉक्सिसिटी हो गई तो फिजिशियन को, डॉक्टर को यह पता रहता है कि इसका इलाज इस वक्त हीमोडायलिसिस है। अगर आपका ड्रग ब्लड में पहुंच चुका है, अगर नहीं पहुंचा है, पेट में ही है अभी, तो उसका अलग तरीका है। लेकिन अगर वो ड्रग अगर ब्लड में पहुंच चुका है, इंट्रावेनस आपने इंजेक्शन डाल दिया है और बाद में पता चला कि ओ शिट, ये तो गलती हो गया, डोज तो इतना देना था और हमने तो 10 गुना ज्यादा डोज दे दिया है, अब क्या करें? कुछ नहीं, हीमोडायलिसिस करना है, बिकॉज वो ड्रग और कहीं नहीं जाएगा ब्लड को छोड़ करके, क्योंकि हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग है। तो ये इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। नाउ दूसरा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, मान लो कि लीवर प्रॉब्लम है ना, हो सकता है, आई मीन एक पेशेंट है, उसको 2-4 बीमारियां एक साथ हो सकती हैं, ठीक है ना। मान लो उस पेशेंट को लीवर डिजीज है जिसकी वजह से जो एंजाइम्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, वो सही से नहीं बन रहे, राइट। तो उसमें जो आपका एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन क्या है आज की टॉपिक के कंसर्न में? एक प्रोटीन है जिससे ड्रग बाइंड करता है। अगर लीवर डिजीज होगा तो एल्ब्यूमिन कम बनेगा, कम बन करके ब्लड में आएगा, यानी केस क्या हो जाएगा? हाइपो एल्बुमिनेमिया का। तो लीवर डिजीज के केस में हाइपो एल्बुमिनेमिया, ठीक है जी। अब आपको यह पता नहीं था कि इसको लीवर डिजीज भी है और इसके ब्लड में एल्बुमिन प्रोटीन कम होगा। आपने क्या किया? जितना डोज दिया जाना चाहिए था उतना थेरेप्यूटिक डोज आपने दे दिया, ठीक। मान लो कि वो जो ड्रग है वो 70% प्रोटीन बाउंड था और वीक एसिडिक ड्रग था, ठीक है, वीक एसिडिक ड्रग था, 70% प्रोटीन बाउंड था, अच्छा खासा होता है 70%, सिर्फ 30% फ्री है। लेकिन जब वो ड्रग पहुंचता है ब्लड के अंदर तो हाइपोएल्बुमिनेमिया की वजह से सफिशिएंट प्रोटीन नहीं मिलता है कि वो बाइंड करे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाउंड फ्रैक्शन
कम हो गया, फ्री फ्रैक्शन ज्यादा हो गया। दिक्कत यही होगी, क्योंकि जो फ्री फ्रैक्शन, जो डोज डिसाइड होता है किसी भी ड्रग का, उस डोज को डिसाइड करने से पहले ये सारे इंफॉर्मेशन होते हैं कि भाई इतना बाउंडिंग होगा, 30% फ्री रहेगा, ये इतनी देर काम करेगा, उसके बाद फिर जो बाउंड है वो फ्री होगा, फिर वो आएगा। तो हमने ये डोज रखना है, इसमें थेराप्यूटिक बेनिफिट मिलता रहेगा, कोई टॉक्सिसिटी नहीं होगी। लेकिन प्रोटीन बाइंडिंग कम हुई क्योंकि एल्बुमिनेमिया, हाइपो एल्बुमिनेमिया है। प्रोटीन बाइंडिंग कम होने की वजह से फ्री ड्रग ज्यादा हो गया, अचानक से टॉक्सिसिटी हो जाएगी। चांसेस ऑफ टॉक्सिसिटी हेयर इज वेरी हाई। ठीक है, गॉट द पॉइंट? ये होता है। नाउ एक तीसरा कंसेप्ट इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। प्रोटीन बाइंडिंग का जो टॉपिक चल रहा है उसमें एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, किसी एक प्रोटीन के लिए सिमिलर टाइम पर अगर उसके बाइंडिंग ड्रग्स, एक से ज्यादा बाइंडिंग ड्रग्स पहुंच रहे हैं, तो उसमें वो ड्रग उस प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा जिसकी अफिनिटी ज्यादा है, और उस ड्रग को हटा दिया जाएगा, बाइंड करने नहीं दिया जाएगा जिसकी अफिनिटी कम है। दादागिरी है वैसे। यहां हमने दो ड्रग एक साथ दिए, सेम नेचर के ड्रग। और एक बात और बता दें, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये वीकली एसिडिक ड्रग्स की एक प्रॉपर्टी है। वीकली एसिडिक ड्रग्स की, वीकली बेसिक ड्रग्स को ना इससे ज्यादा मतलब है नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के जो एग्जांपल्स हम लोग कोट करते हैं या हम लोग देखते हैं क्लिनिकली, वो वीकली एसिडिक ड्रग्स के साथ ही दिखता है, वीकली बेसिक ड्रग्स के साथ नहीं दिखता है। तो हम जो एग्जांपल्स लेंगे उसमें सारे ड्रग्स जो हम कोट करेंगे वो वीकली एसिडिक ड्रग्स होंगे। तो क्या हुआ इस कंसेप्ट में? दो ड्रग एक साथ दिया गया बॉडी में, दोनों वीकली एसिडिक ड्रग। एल्बुमिन का टारगेट है कि हमको एल्बुमिन पर जाकर के बाइंड करना है। उसमें एक ड्रग जो ज्यादा अफिनिटी रखता है वो जाकर के बाइंड कर जाएगा, जिसकी अफिनिटी कम रहेगी वो बाइंड नहीं कर पाएगा, उसको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, यानी वो फ्री फॉर्म में रहा। फ्री फॉर्म में नहीं होना था उसको, लेकिन एक दूसरा ड्रग पहुंच गया है जिसकी बाइंडिंग ज्यादा है, तो अब मजबूरी में वो फ्री फॉर्म में रहा। और हम ये जानते हैं कि जो ड्रग फ्री फॉर्म में रहता है उसको काम करना पड़ता है, वो काम करेगा। जबकि हम ये सोच रहे थे कि इतना तो बाइंडिंग करेगा, थोड़ा सा काम करेगा, फिर काम करके वो निकल जाएगा, उसके बाद बाउंड फ्रैक्शन में से थोड़ा सा रिलीज होगा, फिर वो काम करेगा, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन हमारे हिसाब से वो चीज हुआ नहीं, डिस्प्लेसमेंट हो गया। हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। से फॉर एग्जांपल, मान लो एक डायबिटिक पेशेंट है और उसको टॉलब्यूटामाइड का ड्रग दिया जाता है, ओरल ड्रग टॉलब्यूटामाइड। ठीक है, ये एंटी डायबिटिक ड्रग है। तो क्या करता है एंटी डायबिटिक ड्रग? ग्लूकोज लेवल को कम करता है, हाइपोग्लाइसीमिया काउज करेगा, यही करता है। ठीक है, डायबिटिक ड्रग है वो, टॉलब्यूटामाइड उसको दिया जाता है। आज थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो गया है ना, सर में दर्द है, कुछ और चीजें हो गई, तो क्या किया गया कि उसको पहले तो बोला गया कि भाई एस्पिरिन वगैरह से काम चला लो, है ना। पेन है, चलो डाइक्लोफिनेक ले लो। तो क्या है ये? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, डाइक्लोफिनेक सोडियम, ये क्या है? वीक एसिडिक ड्रग्स हैं, राइट। सैलिसाइलेट्स,
वीक एसिडिक ड्रग है। या अगर उसको इन्फेक्शन हुआ है और इन्फेक्शन के लिए उसको सल्फोनामाइड दिया गया, ठीक है, मान लो उसका हाथ जल गया है तो सिल्वर सल्फाडाइजिन दिया जाता है, सिल्वरेक्स ऑइंटमेंट आता है, सिल्वर सल्फाडाइजिन दिया जाता है, सल्फोनामाइड है, ठीक है, सैलिसाइलेट है या सल्फोनामाइड्स है, तो ये लोग वीक एसिडिक ड्रग्स हैं। टॉलब्यूटामाइड ये भी वीक एसिडिक ड्रग है, ठीक है। अब इसके साथ तो नाइंसाफी होने वाला है टॉलब्यूटामाइड के साथ। टॉलब्यूटामाइड बेचारा रेगुलर यूज करता है अपना ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रखने के लिए, और अचानक से क्या हुआ कि एक दिन उसको तबीयत खराब हो गई तो उसने सैलिसाइलेट ले लिया या उसने सल्फोनामाइड ले लिया। हम एक दो एग्जांपल कोट कर रहे हैं, ले लिया। अब देखो ये इतने स्पेशल हो गए कि आज आए हैं वो, आज पहली बार उनकी डोजिंग हुई है और जाकर के एल्बुमिन के पास खड़े होते हैं, बोलते हैं भैया हम स्पेशल, आज तो अब हम ही बाइंड करेंगे। तो सैलिसाइलेट या सल्फोनामाइड एल्बुमिन के साथ बाइंड कर जाएगा, और जब उन्होंने बाइंड कर लिया तो भाई उनके सामने इसकी कुछ चलती नहीं है, तो ये फ्री हो गया। मजबूरी में इसको फ्री फॉर्म में आना पड़ा, यानी अब ये काम करेगा। और काम क्या होता है इसका? ग्लूकोज लेवल को कम करना। ग्लूकोज लेवल कम करना था, ये बात ओके है, हमने डोजिंग उसी हिसाब से की थी, लेकिन इस हिसाब से डोजिंग नहीं की थी कि इतना सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो जाए। अभी यही होगा, अब यही चीज होगा, क्योंकि इसका फ्री फॉर्म ज्यादा आ गया, ये बाइंड नहीं कर पाया ना, इसका फ्री फॉर्म ज्यादा हो गया ब्लड के अंदर, तो मजबूरी में इसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। और जो शुगर लेवल है जो 110-100 के आसपास तक आके रुक जाना चाहिए था, वो घटते घटते 70 और 60 तक आ गया, 50 तक आ गया। और ये मान करके चलो 20 साल का अगर हाइपरग्लाइसीमिया है, 140, 50, 60, 70, 200 अगर शुगर लेवल है, उसको कुछ नहीं होने का है। लेकिन अगर 20 मिनट के लिए हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, अगर उसका शुगर लेवल 70, 60, 50 हो गया, वो बेहोश हो जाएगा और उसकी मौत भी हो सकती है। इतना खतरनाक होता है हाइपोग्लाइसीमिया का एपिसोड। तो टॉलब्यूटामाइड का बहुत खतरनाक इफेक्ट उस पेशेंट को आ सकता है। तो ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है जो फिजिशियन को जानना जरूरी होता है, आपके लिए भी जानना जरूरी है एज अ फार्मासिस्ट। अगर आपको प्रेस्क्रिप्शन में ये दिखता है कि 2 ड्रग इस तरह के दिए गए हैं, तो हमें वहां पर सावधानी बरतनी चाहिए डोजिंग में, ठीक है। लेकिन अच्छा, इसके कई एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एग्जांपल है। और एक लास्ट एग्जांपल कोट करेंगे, इसके बाद मैं इस लेक्चर को फिनिश करूंगा। एक प्रॉब्लम होती है कर्निक की जो बच्चों में देखी जाती है, ठीक है। होता क्या है कि अगर प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में मदर को सल्फोनामाइड की डोजिंग की जाती है या विटामिन के की डोजिंग की जाती है, विटामिन के या सल्फोनामाइड, ठीक है। ये 2 एग्जांपल हम नोट कर रहे हैं। विटामिन के ब्लड को अच्छा करता है ना, इसलिए दिया जाता है कि क्लॉटिंग अच्छी हो। या सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक कैटेगरी का है, हम लोग कई बार इसका एग्जांपल ले चुके हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में जबकि एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है मदर के फीटस में, फीटस ग्रो कर रहा है मदर के एम्ब्रियो में, ठीक है, तो उस ड्यूरेशन में जब ये दिया जाता है तो इसका एक नुकसान होता है। और वो नुकसान क्या होता है कि ये बॉडी के अंदर, मदर के बॉडी के अंदर जो बिलीरुबिन है, लीवर बनाता है बिलीरुबिन, राइट, इन दोनों में से कोई भी क्या हो, ये क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है बिलीरुबिन को। बिलीरुबिन फ्री हो गया, बिलीरुबिन को बाइंड करना था प्रोटीन से, लेकिन जब इनकी डोजिंग की गई, इनकी थेरेपी चलाई गई, तो इन लोगों ने क्या किया, बिलीरुबिन को
फ्री कर दिया, उसको टिकने ही नहीं दिया कि वो आए, बाइंड करे, कुछ काम करे। उसको बोला कि चलो तुम निकलो। अब वो ब्लड में आ गया, बिलिरुबिन का एक्स्ट्रा अमाउंट ब्लड में आ गया। क्या होता है जॉन्डिस में? हुआ है किसी को जॉन्डिस? पूरी बॉडी पीली पड़ जाती है, आंखें पीली हो जाती हैं, स्किन पीला हो जाता है। ये बिलिरुबिन की वजह से होता है। बिलिरुबिन येलो कलर का पिगमेंट है, राइट। तो अभी इस केस में क्या होगा कि मदर का जो बिलिरुबिन है वो ब्लड में सर्कुलेट करते करते फीटस के पास आ जाएगा, बच्चे में वो बिलिरुबिन आ जाएगा और एडिशनल अमाउंट में आ जाएगा। अब बच्चे के अंदर जब वो बिलिरुबिन आया तो वो बिलिरुबिन बच्चे के पूरे बॉडी में फैलना शुरू हो जाएगा, खास करके ब्रेन के अंदर। और जब बच्चा पैदा होता है वो एक बीमारी के साथ पैदा होता है, जिस बीमारी का नाम है कर्निक-टेरस। कर्निक-टेरस नाम का एक बीमारी है जो उस न्यूनेट को हो जाता है ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडोजेनस बिलिरुबिन, राइट। इस कर्निक-टेरस में क्या होता है? सीवियर ब्रेन डैमेज होता है बच्चे का। कर्निक-टेरस इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रेन डैमेज। और अगर ब्रेन डैमेज हुआ तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर हो जाती हैं, जैसे कॉग्निटिव स्किल्स खराब हो जाते हैं, मोटर स्किल्स खराब हो जाते हैं, स्पीच प्रॉब्लम होती है, हियरिंग प्रॉब्लम होती है, विजन प्रॉब्लम होता है, टीथ प्रॉब्लम होता है, बोन प्रॉब्लम होता है, यानी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है ड्यू टू सीवियर ब्रेन डैमेज। उसको मिर्गी के झटके पड़ते हैं, सीजर्स होता है, सीजर्स, कन्वर्जन्स, सेरिब्रल पाल्सी हो जाती है, सेरिब्रल पाल्सी। सो विथ दिस I conclude this topic of protein binding. Fine. So in case of any doubt we can discuss in next lecture, and in next lecture we shall start with apparent volume of distribution. Fine.